नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। धामी सरकार ने सत्र के पहले दिन बजट सदन में पेश किया था। आज बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर परिचर्चा हुई। बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का बजट आम जनता का और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। यह बजट नहीं, हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार 3 मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 55 करोड़ की व्यवस्था की गई। धामी ने कहा, डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, वहीं 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर 11,168 करोड़ हो गई है, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। आज चारधाम यात्रा, राजधानी का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, बाल विकास, समाज कल्याण, कानून व्यवस्था, परिवहन से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रोत्साहन की योजना, राशन कार्ड धारकों का मुद्दा, परिवहन निगम के संचालन में सरकार को राजस्व की हानि, परिसंपत्तियों के बंटवारे पर श्वेत पत्र, नियम 58 के तहत सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति का मामला, ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष ने सदन में उठाए और सरकार से जवाब मांगे, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने विपक्षी नेताओं को सवालों के जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके आधार पर हमने इस बजट को बनाने का काम किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए ये दशक हमारा बहुत ही सार्थक होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस बजट में हमने हर प्रकार से दृष्टि पत्र जो हमारा है, उस दृष्टि पत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट भी है। उसके आधार पर हमने जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चुनाव से पूर्व में कही थी, तो अब सरकार के पहले बजट में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ में 1 करोड़ 85 लाख जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उन सभी कार्ड धारकों के लिए साल में 3 बार सिलेंडर रिफिल करने की व्यवस्था की है। इस योजना के लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। साथ में जो डबल इंजन की बात है, जो लगातार डबल इंजन की बात हम करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से लेकर 2017 के बीच हमें वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, 2017 से लेकर 2022 तक के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान बढ़कर 11,168 करोड़ हो गया। कुल मिला के ये पूरे प्रदेश के हित का बजट, जिसे मैं कह सकता हूँ इसमें कोई हमने नया कर नहीं लगाया है। आय बढ़ाने के स्रोत को हम लोग देख रहे हैं और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हमें मिलती हैं उनको हम मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारा सीमित आय वाला प्रदेश है, तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सहायतित जो भी योजनाएं मिलती हैं उसको मॉनिटरिंग करें, ताकि और उसका हम लाभ ले सकें। इस प्रकार से आज का बजट गांव को, उद्योग को, ग्रामीण को, महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारियों को हमने 5 लाख से 10 लाख रुपए उनके लिए बीमा राशि हमने रखने का प्रावधान किया है। यानी तमाम काम हमने इस बजट क्षेत्र में हर वर्ग के लिए किए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इससे हमारे आने वाले समय पे उत्तराखंड के हर व्यक्ति को, और जो हमने जितने भी हमारे जन संवाद के माध्यम से अच्छे सुझाव है, तो लगभग सबको हमने इसमें समाहित करने का काम किया है। शेष भी जो देखिए भाई, कल 2 प्रश्न मुझसे पूछे विपक्ष ने, और जो विपक्ष चाहता था हमने वही किया है। उन्होंने कहा साहब इस पे जांच बिठा दो, हमने वो कर दिया। और मैं कह सकता हूँ कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसका समुचित जवाब दिया जाता है, लेकिन अगर जिस प्रश्न का जो है जवाब मिलने के बाद भी पर विपक्ष संतुष्ट नहीं है, तो उनको फिर राइट है कि वो दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी भी सत्र 20 तारीख तक है, उनको अगर लगता है कि सवाल अधूरे हैं तो दोबारा पूछ सकते हैं। जी बोल। हाँ सर, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, कैसे आप देखते हैं कल की कार्रवाई हो चुकी है, 20 तक ही चलना है, और क्या क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं?
विधानसभा का जो प्रमुख मुद्दा वो बजट है। आपने देखा कितना बेहतर बजट है, जो 65,000 करोड़ का इस समय लाए हैं और बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है, महत्वाकांक्षी बजट है। आज इस पर चर्चा होगी और निश्चित तौर पर कल बजट में पास होगा। मैं तो आशावादी व्यक्ति हूँ। मैं समझता हूँ ये बजट हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में आप आसान करेगा। जो 2025 तक हमने एक सपना देखा कि ये देश का सबसे अग्रिम प्रदेशों में से उत्तराखंड होगा, उसको आगे बढ़ेगा। सर, जो विपक्षी नेता है उनका नौजवान साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, इस परिप्रेक्ष्य में बजट ये राज्य जिस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा, उस मातृशक्ति को इस बजट ने घोर निराश किया। ये बजट किसानों के हितों के विपरीत। मैं कह सकता हूँ सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखा करके ये बजट प्रस्तुत किया है और सारा का सारा जो फोकस था वो केंद्र द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, केंद्र द्वारा जो बजट दिया जाता है उस पर फोकस था। घोर निराशाजनक वाला बजट आज सरकार तो धामी सरकार ने सत्र के पहले दिन बजट सदन में पेश किया था। आज बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर परिचर्चा हुई। बजट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का बजट आम जनता का और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। ये बजट नहीं, हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार 3 मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 55 करोड़ की व्यवस्था की गई। धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, वहीं 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर 11,168 करोड़ हो गई है, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। आज चारधाम यात्रा, राजधानी का मुद्दा, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, बाल विकास, समाज कल्याण, कानून व्यवस्था, परिवहन से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की प्रोत्साहन की योजना, राशन कार्ड धारकों का मुद्दा, परिवहन निगम के संचालन में सरकार को राजस्व की हानि, परिसंपत्तियों के बंटवारे पर श्वेत पत्र, नियम 58 के तहत सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति का मामला जैसे तमाम मुद्दे विपक्ष ने सदन में उठाए हैं और सरकार से जवाब मांगे, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने विपक्षी नेताओं को सवालों के जवाब दिए। चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। महेश प्रताप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। और दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सीमा जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। आज बजट सत्र का दूसरा दिन रहा मैम, क्या कुछ खास रहा आज के सत्र में और विपक्ष ने किस तरह के तीखे सवाल उठाए? देखिए, हमने जो बजट पेश किया दानी जी ने, वो बहुत ही अच्छा बजट है, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये बात बोली कि जो भी 10 पत्र में हमने कहा है उन सब चीज़ों को हम पूरा करेंगे। समान नागरिकता संहिता या आंतरिक परिवारों के लिए 3 सिलेंडर, 9 से 12 तक के एसडी छात्रों के लिए जो कि हैं शिक्षण विकास के भी, और उनके किताबें मुफ्त, पलायन रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी पलायन रोकथाम योजना के तहत कार्य होगा। पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए भी उन्होंने कहा, कृषि उद्योग को और अच्छा करने के लिए प्रदेश का चौमुखी विकास हो जाए, इसलिए विश्वविद्यालय चंपावत में जो बने इसकी स्थापना के लिए समाज के हर वर्ग के लिए जो है वो रखा गया है बजट में। तो गौरक्षा हो गया, सैनिक हो गए, संस्कृति, भारत की संस्कृति, हमारे जो उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर है, 38 मंदिर है करीब, उनका जीर्णोद्धार, उनको किस तरीके से पर्यटन से जोड़ा जा सके, ये भी है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो अग्निपथ के अंतर्गत 10 लाख की नौकरियां, 10 लाख के करीब नौकरियां मिलेंगी 17 शिक्षक के लोगों को।
तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो हर वर्ग को खुश करती हैं। बाकी रही क्वेश्चंस की बात, क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात, तो वो विपक्ष उठाएगा और उसके जवाब देने के लिए हम तो तैयार हैं। बाकी अगर ये लोग शांति से और सॉल्यूशन के साथ अगर क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा। हो हल्ला करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। चलिए दिनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बताइए दिनेश जी, इस बार के बजट सत्र में जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई है या बजट जो कुल बजट रखा गया है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इस बार का जो ये बजट सत्र है वो उत्तराखंड को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए सक्षम है? आत्मनिर्भर करने के लिए तो बजट इन्होंने पेश कर दिया। अब देखना ये है कि ये उस बजट के मुताबिक काम करते हैं या सिर्फ बातें ही करते हैं। क्योंकि आमतौर के ऊपर देखा गया है कि बजट को पेश कर दिया जाता है लेकिन इसके ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। उसके कहा कुछ जाता होता कुछ है। कल्याण की बात कर रहे हैं, पहले ये बताया कि अभी तो कितने कल्याण इन्होंने रोक लिए। सारे कल्याण हो ही रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, किसी को कल्याण नहीं मिल रहा। जब रोजगार ही नहीं होगा तो आदमी नीचे जाएगा, भागेगा, अब नीचे जाके भागेगा तो वहाँ काम करेगा। अब इनका प्लानिंग क्या है ये अपन बनाए, ऐसा करें, करने के बाद सामने दिखाई देगा। विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष बोलेगा, विपक्ष को जो गलत दिखाई देगा वो बोलेगा। इस वक्त जो बजट है वो बजट संतुलन नहीं है और ना ही किसी आधार पर टिका हुआ है। जब संतुलित कैसे नहीं है सर? दिनेश जी, संतुलित कैसे नहीं है? मतलब और क्या ऐसा होना चाहिए जिसको लेकर आपको लग रहा है कि बजट संतुलित नहीं हो पाया? और क्या कुछ कर सकती थी सरकार? बजट संतुलन इसलिए नहीं हो पाया मैडम कि सबसे पहले बेरोजगारी हमें दूर करनी है उत्तराखंड की। फलाने को रोकना है सबसे पहले, उसके लिए इनके पास कोई अभी तक स्कीम नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है जो कि उसको पूरी करेंगे। जब तक कल्याण उत्तराखंड का नहीं रुकेगा तब तक कुछ नहीं हुआ। कानून व्यवस्था डगमगाई हुई है, कानून व्यवस्था भी संतुलन में नहीं है। तो इन सब चीजों को देख के महंगाई देख लीजिए, आज कम से कम 6 दिन से पेट्रोल पंप बंद है। ये सब चीजों को बजट के अंदर रखना चाहिए, बजट को सोच समझ के बनाना चाहिए ताकि संतुलन हो, हर आम जनता के फायदे की बात हो। इस बजट के अंदर आम जनता का फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा मैडम। अच्छा, ठीक है सीमा डोरा जी। दिनेश जी को कहीं से भी ये बजट ऐसा नहीं लग रहा है कि आम जनता का कोई फायदा हो। उन्होंने कहा कि संतुलन नहीं बनाकर रखा गया। एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो दे दीजिए सर, संतुलन कहाँ नहीं है। कृषि के बारे में नहीं सोचा गया, कि रोजगार के बारे में नहीं सोचा गया, कि साइबर क्राइम्स के बारे में नहीं सोचा गया, कि उसकी सिक्योरिटी किस तरीके से, विधवाओं के बारे में नहीं सोचा गया, दिव्यांग के बारे में नहीं सोचा गया, महिला और बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया, आवास के बारे में नहीं सोचा गया, या आयुष्मान के तहत बीमारी के बारे में नहीं सोचा गया। कहाँ नहीं है बजट में? तो मुझे सब कुछ दिखता। तो अगर आपको सिर्फ बोलना है ना, अब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो, तो आज बजट आया तो इम्प्लीमेंटेशन आज नहीं होगा ना, आगे होगा। तो जब इम्प्लीमेंटेशन हो और उसमें कोई कमियां हो तो यू आर वेलकम टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन अभी आप स्वागत करिए क्योंकि इस बजट में सब कुछ है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ काला चश्मा पहन के ये सोचेंगे कि सब कुछ काला काला दिखा दूं, तो सब दुनिया है ये जनता, पढ़ी लिखी जनता। पहले राजनीति में जो और नॉर्मल जनता थी, 90% लोग राजनीति से आउट ऑफ टच रहते थे। आज मुश्किल से 10% लोग आउट ऑफ टच रहते हैं, 90% लोग इन्वॉल्व रहते हैं। उन्हें पता है कि जो सरकार चल रही है उसमें हमारी भागीदारी है और हमें पूरा हक है कि क्वेश्चन करे सरकार से और विपक्ष से भी। तो विपक्ष की जो भूमिका है ना सर जी, बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, जिसको अगर आप लोग निभाएं तो वो बहुत अच्छा होगा। खाली देश जलाना, अगर किसी के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई भ्रष्टाचार में तो आप देश जला देंगे, फुका देंगे, ये सब चीजें अगर पेश करेंगे तो सर जनता जो है वो अंधी नहीं है, सब कुछ जानती है। जनता को अगर पता ना होता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका भविष्य सुरक्षित है तो वो हमें कभी भी पूर्ण बहुमत से ना लाती।
आपको तो 19 दिए, 19 में से भी आपके 11 हमेशा लापता रहते। तो सर पहले पूरे 19 ले आइए, उसके बाद देखते हैं कि आप किस तक हो, कहाँ तक आप पानी में सरवाइव कर पाओगे राजनीति की। तो इस बात को गौर करते चलिए हुए सीमा जी, दिनेश जी जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी का अब हम रुख करेंगे। दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी से महेश राणा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अब हम रुख करेंगे। महेश प्रताप जी, अब आप बताइए सर, नमस्ते सर, कहाँ पे परेशानी आ रही है बजट को लेकर कि सरकार कौन से विभाग का या कौन से वर्ग का ध्यान नहीं रख रही है बजट में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बजट के अंदर साफ दिख रहा है, ना तो इस बजट में कोई नीति है और ना ही कोई इसकी नीयत है। सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की सरकारों के नाम को लेकर केंद्र से बजट लेकर, परंतु उसको भी सही ढंग से ना लगाकर अपने मनमर्जी के हिसाब से, जिससे प्रदेश को कोई लाभ नहीं हो रहा है, उस तरह का कार्य किया जा रहा है। जबकि पता है कि ये पर्वतीय राज्य है हमारा और इसमें टूरिज्म और पानी के रिसोर्स से ही हमारा ज्यादा से ज्यादा जनरेशन होता है। टूरिज्म के नाम के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, उनकी ये व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब की बार आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपना दम तोड़ा है यात्रा के दौरान और किस तरह से अराजकता फैली हुई है। कहीं बुकिंग के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, कहीं हेली सेवाओं को लेकर घोटाले हो रहे हैं। कुल मिलाकर इनकी किसी भी तरह से नीयत साफ नहीं है, सरकार चलाने की मंशा इसकी ठीक नहीं है, ना इनको तजुर्बा है सरकार चलाने का। और जिस तरह से इन्होंने बजट को लाकर किया, विपक्ष की आवाज को दबाया है, जबकि इन्हें चाहिए था कि एक विपक्ष का सत्र बुला, ज्वाइंट एक मीटिंग बुलाकर उसमें विपक्ष से भी राय मशवरा करना चाहिए था और उस राय मशवरे के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए था। विपक्ष बहुत सकारात्मक भूमिका में बैठा हुआ है कि ये अगर हमारे से कोई राय लेंगे तो हम उसको राज्य हित में बिल्कुल देंगे, परंतु सरकार इतनी हठधर्मता और बिल्कुल भी जन मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं नौकरियों के नाम का किसी तरह से कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, नौकरियां अवेलेबल नहीं है, महंगाई चरम पर है। अब कहाँ से इस बजट को हम अच्छा बताएंगे? तो कुल मिलाकर बजट के अंदर नीरसता है और ये प्रदेश के हित में नहीं है। चलिए ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन मांग रही थी सीमा जी कि आप बताएं, विस्तार से बताएं, एक एक वर्ग के बारे में वो बात करने के लिए तैयार हैं, तो विस्तार पूर्वक ही हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सीमा जी, अब आप एक बार तो इनका रिएक्शन दे दीजिए, जो ये लगातार कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है बजट में, कहीं से भी कोई वर्ग जो है संतुष्ट नहीं है। उसके बाद हम एक एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे और एक एक वर्ग के बारे में बात करेंगे कि किसके लिए क्या प्रावधान रखा गया है और विपक्ष को कहाँ आपत्ति आ रही है। सीमा जी देखिए, तो इनको समझना चाहिए कि कहाँ पर परेशानी आ रही है। मैंने तो इनको हर चीज बता दिया। हमने पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए भी इसमें रखा, क्योंकि आगे हमको चल के हमें यूसीसी लाना है, तो हमें पुलिस प्रशासन को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चौमुखी विकास के लिए हमने कहा, हर वर्ग के लिए कहा हमने, विकास की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, इसके लिए हम कमिटेड हैं। गौ रक्षा के लिए हमने कहा, क्योंकि हिंदू समाज में कांग्रेस के समय में हमारी जितनी गायों को काटा पाटा गया, उसके लिए हम बहुत ही, हमें शर्मनाक बात है और हम बहुत शर्मिंदा हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इस तरह की गायों, उनकी संरक्षा के लिए किस तरीके से हम आगे आए। सैनिकों के बारे में करना चाहते हैं कि सैनिकों को कितनी ज्यादा हम सुविधाएं दे सके और अगर वो रिटायर हो जाए तो उनको किस तरीके से व्यवस्थापित करें ऐसे इलाकों में जहाँ पर वो सुरक्षित भी रहें और सुरक्षा भी प्रदान कर सके और साथ में वो अपने परिवार के साथ भी सुरक्षित रहें। संस्कृति की बात करते हैं। भारत की संस्कृति का आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, पूरे विश्व में। आप अगर प्रभुपाद जी की बात करिए, जिन्होंने हमारे एस्कॉन बनाया था, तो आप उनकी बात करिए। उन्होंने, मैं बहुत छोटी सी बात करूंगी, बहुत लंबा नहीं लेके जाऊंगी, उन्होंने, हमारे भारत के ही थे, वो पढ़े लिखे इंजीनियर थे,
उन्होंने पूरे विदेशों में 180 देशों से ज्यादा में उन्होंने अपने कॉन्टेम्पल स्थापित कर दी। वॉज वेल क्वालिफाइड इंजीनियर। पर उनके गुरु ने कहा कि इंग्लिश में गीता लिखो, तो उन्होंने जो नग्न, जो निवस्त्र हिप्पीज थे ना, जिससे पूरा उनका वो जो परेशानियां आ रही थी उनको भी सीधा कर दिया था। तो आज वो हिप्पीज है ना, वो भी भारत के वस्त्र पहनकर और हरे रामा हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो ऐसी संस्कृति है हमारी भारत की संस्कृति, जिससे हमारे बच्चे बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, क्योंकि हमने तो कुछ और ही पढ़ाना शुरू कर दिया उनको। तो हमें अपनी भारत की संस्कृति को भारत के बच्चों तक लाना है। हमें इस पे भी बहुत सारे काम करने हैं। फिर हमने अभी जो अग्निपथ के तहत हमने 10 लाख लोगों को, यानी कि 17 से लेकर 21 तक के बच्चों को हमने कहा कि हम उनको रोजगार देंगे 4 साल के लिए। पहले साल में 33,000, फिर उसके बाद 36,000, इस तरीके से उनको 5 लाख समथिंग की बाद में वो भी मिलेगी उनको। और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और 15% उनको रिजर्वेशन भी मिलेगी सेना में। तो नथिंग मैटर समथिंग, हम इतने सारे लोगों को परमानेंट रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन इतने लोगों को तो दे सकते हैं कि आगे वो कुछ कर सके, सशक्त तो बना सकते हैं। आप 2014 से पहले की बात कतई मत करिए। 26 लाख के आसपास करीब पॉपुलेशन थी हमारी, और आज हमारी 26 करोड़, आज हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो आप वहां से मुकाबला कैसे करोगे सर? इतने लोगों को कहाँ से दे दोगे रोजगार? एक घर में, एक कौम में एक 20 बच्चा पैदा हो जाएगा, उसको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, फिर रोजगार कहाँ से आ जाएगा? और कौन से रोजगार की बातें करते हो? स्वरोजगार तो हम दे रहे हैं ना। अगर आप सबको 140 करोड़ को हम जो है गवर्नमेंट जॉब देने लग जाए पूरे देश में, तो कहाँ से आ जाएंगी? तो इसीलिए जो संविधान का प्रावधान किया, क्योंकि संविधान में अगर बाहर परमानेंट को 4 लोगों की सैलरी, संविधान में 4 लोगों का घर चल जाता है, तो उसमें भी ऑब्जेक्शन। तो हमने तो जो कोरोना में भी जो बालकों को कहा था, उनको भी हमने कहा कि सेटल कर दो उनको भी। तो देखिए, हमारी नियति बहुत साफ है और हमारा विजन बहुत क्लियर है। हम अपने क्लियर विजन के तहत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साइबर क्राइम, आप साइबर क्राइम के बारे में आज देखिए तो बेहद दुख की बात है। मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप कहोगे, आपके पास टाइम है तो मैं शेयर कर सकती हूँ कि साइबर क्राइम आज कितना बड़ा जहर हो चुका है। इसकी तरफ इन लोगों का तो दिमाग ही नहीं जाता ना, क्योंकि इनको तो सिर्फ ऐसी सत्ता चाहिए जो देश को बर्बाद कर दे। इनको ऐसी सत्ता चाहिए जिसमें सिर्फ कांग्रेस दिखे, गांधीवादी की। जबकि कौन से गांधी जी तो महात्मा गांधी थे जो बेचारे चले गए अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले। लेकिन ये बनावटी गांधी आज ये हिंसा पे उतारू हो जाते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। इनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। इनके युवराज से कुछ मत पूछो, इनकी माता रानी से कुछ मत पूछो। अगर आप सच्चे हो तो बोलो, पूछो, हमें क्या लेना देना। सांच को आंच नहीं, जैसे हम कहते हैं, तो प्रूव कर दीजिए। ऐसे बोलो ना। तो देश को चलाने की राजनीति कतई मत करिए। और ये देखिए कि हमने जो जो बजट में करा है उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ना हो देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारा बजट है, हमने पूरी सोच समझ के साथ पूरे देश की जनता के लिए बनाया और जनता के लिए भलाई के लिए बनाया, तो इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है महेश जी। देखिए, मैडम ने भाषण तो बहुत अच्छा लच्छेदार दे दिया। पहले मैं इनकी गाय के ऊपर आता हूँ। ये गाय को माता कहते हैं और गाय माता सड़कों के ऊपर एक्सीडेंट और लोगों के एक्सीडेंट करने की भागीदार हो रही है। तो इनकी गाय माता वाला फार्मूला भी फेल है। ये पूरे देश की जनता को ऐसे ऐसे मुद्दों, सेंटिमेंटल मुद्दों को आगे करके करके बजट में कहाँ गाय माता के लिए इन्होंने कुछ किया है? सड़कों पे आप पहाड़ से लेकर प्लेन में कहीं चले जाइए, बेचारी एक्सीडेंट से मर रही है। खाने को उनको अनाज नहीं मिल रहा है, खाने को भूसा नहीं मिल। दूसरी आ जाओ सैनिकों पे। सैनिक जो हमारा कर्तव्य है या हमारा जो व्यक्ति है या देश का जो नागरिक है, जो सैनिक बनता है, सैनिक कोई नौकरी करने के लिए नहीं जा रहा है। वो सैनिक एक सेंटिमेंटल है, एक भावना है देश के प्रति कुछ करने की। आज इन्होंने उसको भी 4 साल की नौकरी बना के धर दिया है। ये क्या ऐसे सिपाहियों से वो जो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा वो तो 4 साल का कार्यकाल पूरा करके आएगा, उसके अंदर क्या देशभक्ति की भावना होगी? इन्होंने फौज के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। इनको आने वाला समय माफ नहीं करेगा। और जो 4 साल के बाद आकर बेरोजगार घूमेगा उसका क्या होगा?
ये सिर्फ झूठी मूठी, इनके पास कोई नियत नहीं है ना नीति है। और ये बात करते हैं संस्कृति की, अगर संस्कृति की बात करते तो भारत की संस्कृति गंगा जमनी तहजीब है, हमारी संस्कृति है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को विदेशी अरब कंट्रीज ने छांट के किया और तुरंत उसको बर्खास्त किया है, इसे क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे विश्व के अंदर? क्या संस्कृति का हम पाठ पढ़ा रहे हैं दुनिया को? ये सिर्फ कोरी कोरी बातें करने वाले हैं, इनके पास कोई नीति नहीं है। ये सिर्फ धर्म की आड़ पर लेकर ये सेंटिमेंटल लोगों के खेल कर, कोई इनके पास बेरोजगार के लिए, कोई इनके पास महंगाई के लिए किसी भी तरह की कोई नीति नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं। आज नौकरी की बात करें, 160 करोड़ को कहा दे, उससे पहले क्यों कहते थे 2 करोड़ हम पर ईयर देंगे? क्यों झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं? ये 15-15 लाख की बात जुमलेबाजी लगती है इनको। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक धर्म के नाम पर, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि अगर 10 साल के लिए राज करना हो तो महेश जी एक बात बताएं, धर्म के नाम पर देश में चुनाव लड़ लिया होगा, आम चुनाव लड़ लिया होगा, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव तो धर्म के नाम पर नहीं लड़ा गया। ये सब धर्म के नाम पे लगा, इन्होंने झूठ उपचुनाव भी धर्म के नाम पर नहीं लड़ा गया सर। झूठ मूठ में चलाया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। कहाँ? कौन सी? वो तो आपके विधायक ने किया, वो तो आप ही के पार्टी के नेता थे जिन्होंने ये बयान दिया था। कोई कुछ नहीं किया था। शुरुआत तो आप ही के नेता की तरफ से की गई मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात पर, अगर आप आ रहे हैं तो। उस नेता ने सिर्फ ये कहा था कि अगर हमारी सत्ता आती है तो कृपा करके इस पे भी ध्यान दीजिएगा। बड़े नेताओं ने कहा अगर हमारी सत्ता आती है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने पर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश तक फैला रहे हैं, इसका प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, झूठा प्रोपोगेंडा। इसी तरह की आप मुद्दा देंगे तो वो मुद्दा लपकेंगे। आपने मुद्दा दिया, उन्होंने मुद्दा लपक लिया। कुछ नहीं, मुद्दा नहीं, ये मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा इन्होंने कहलवाया, इन्होंने बनवाया, इन्होंने चलाया। अच्छा, आपके नेता को कहा ये कहने के लिए? मतलब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं में बिल्कुल भी ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है? उस नेता ने बिल्कुल नहीं कहा। उस नेता ने सिर्फ इतना कहा था अपने नेता से कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि मैं सपोर्ट करूँ या मैं चुनाव में टिकट नहीं मिल रहा है तो मेरी ये मांग है कि 2-3 मांगे थी, उनमें से एक मांग ये भी थी कि अगर पॉसिबल हो तो आप मुस्लिम समाज की तरफ भी ध्यान दीजिए, अगर पॉसिबिलिटी है। अभी सुझाव है आपके पास कि आपको क्या सुझाव देना है सरकार को बजट के लिए? ने दूसरे नेता से डिमांड रखी थी। अच्छा। जबकि नेता की कोई कॉम्पिटेंसी नहीं होती है, हाउस की कॉम्पिटेंसी होती है। जब पूरे विधायक आ जाते हैं हमारे जीतकर, और जब हाउस के अंदर ये बात होती तो यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ होता। इस तरह का कोई प्रोविजन, जब किसी नेता के बयान की कोई वैल्यू ही नहीं है तो नुपुर शर्मा के बयान को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं आप? जो आप कह रहे हैं कि विदेशों तक हमारी छवि क्या गई, आपके नेता कुछ भी कह दे तो आप कह देंगे कि नेता के बयान की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है, हाउस की वैल्यू होती है। लेकिन अगर बीजेपी के नेता ने कोई बयान दिया तो आप उसे इतना तरजीह दे रहे हैं कि संस्कृति से जोड़कर और देश की छवि धूमिल करने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल ये कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं। क्यों आप क्या कर रहे हैं सर? अपनी बातों में खुद उलझ रहे हैं, अपनी ही बातों में खुद उलझ रहे हैं। नहीं तो एक हद हो गई है। जब मैं कह रही हूँ आपके नेता ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही तो आपने कहा कि नहीं उस नेता के बयान की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा ने कोई बयान दे दिया तो आप अभी भी बैठकर उस बयान को उठा रहे हैं, जबकि हमारी चर्चा बजट पर है। नेता ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के बयान नहीं दिया। जाकर देखिए, वो बयान देखिए, वो बयान पढ़िए, वो बयान सुनिए, उसके बाद बात करेंगे और बजट पर बात करते हैं। छोड़िए, यही बात मैं सीमा जी से भी कहूंगी कि हमें धर्म के नाम पर कोई चर्चा करनी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ठीक है महेश जी, हो गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, अब ऐसा महसूस होने लगा है सर कि हमारे देश में विरोध सिर्फ विरोध के लिए होता है। कोई तो एक ऐसा फैसला होगा जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाएं या उनकी सहमति बन जाए। ऐसा कोई फैसला नहीं होता। ऐसा कैसे संभव है कि हर एक फैसला सत्ता पक्ष की तरफ से गलत लिया जा रहा हो? मैडम जी, अभी राणा जी ये बोल रहे थे कि हमारे किसी भी नेता ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं कहा। तो राणा जी थोड़ा सा पीछे जाइए, इलेक्शन से पहले उस टाइम आपके ही बॉम्बे नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ही अनाउंसमेंट किया था जिसका आप लोगों ने बाद में विरोध किया कि नहीं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा।
और आपने उसका खंडन किया, लेकिन उस नेता ने एक बार भी खंडन करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आप पीछे जाके उसको सुनिए, उसको पढ़िए, उसको मान्यवर देखिए, उसके बाद- मान्यवर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक नेता को टिकट नहीं मिला, उस नेता ने ये कहा कि जी मैं कांग्रेस के साथ हूँ पर मेरी कुछ मांगे हैं, उनके ऊपर संज्ञान लीजिए। बड़े नेता ने कहा बताइए, तो उन्होंने कहा जी मेरी एक मांग ये भी है कि प्रदेश के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने। हमारे नेता ने कहा ठीक है आप अपने मांग पत्र दे दीजिए, परंतु बनाने के लिए किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, बनाने के लिए कोई किसी ने नहीं किया। एक कोई भी है, कोई भी नेता है, कोई भी कार्यकर्ता है, किसी भी चीज का राय दे सकता है, कार्यकर्ता राय दे सकता है। पहले की बात जो है वो तो सार्वजनिक हो चुकी ना सर, आप उसको इस वक्त कैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के पेश कीजिए, वो बात आपकी और आपकी पार्टी की है। नहीं, हमारी पार्टी ने तो इसके ऊपर कोई संज्ञान ही नहीं लिया था। ये तो सिर्फ विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय इसको प्रोपेगेंडा हाईलाइट किया, क्योंकि उनको पता था कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है, वो हार रहे हैं, उनके विधायक उन्होंने ये धर्मवाद का सहारा लिया। आपकी बात सही है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा तो पूरे उत्तराखंड में हुआ, बाहर भी हुआ। मान्यवर इनके प्रधानमंत्री जी तक ने, देश के प्रधानमंत्री जी तक ने उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसको प्रोपेगेंडाइज किया है। तो ये तो इनका काम है ना, इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ और जो जहर घोलने की यूनिवर्सिटियाँ चल रही है, उनका काम ही ये है झूठ की खबर को उनको एक मुद्दा मिल गया, उस मुद्दों को उन्होंने कैच किया। यही बात है, एक ह्यूमर था, उस ह्यूमर को लेके ये लोग चलते रहे हैं, उससे नुकसान हुआ है जो जनता, जबकि इस तरह का कोई प्रोविजन या इस तरह का कोई भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी या इस तरह का कोई भी एजेंडा था ही नहीं कांग्रेस का। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस जो चलती है वो घोषणा पत्र के ऊपर चलती है। आप घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, कहाँ हमारे घोषणा पत्र में कोई यूनिवर्सिटी दे रखा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एजेंडा। उस घोषणा पत्र के ऊपर कोई नहीं चलता और न ही आगे कोई सरकार चलने की कोशिश करेगी, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। नंबर दूसरी बात, मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि हमारे पास बेरोजगार इतने नहीं है कि सरकार उन 1.5 करोड़ आदमियों को सरकारी नौकरी दे। उनकी बात सही है, सरकारी नौकरी अगर बेरोजगारों को नहीं देगी तो वो बेरोजगार नौकरी कहाँ मांगेंगे, किसके पास जाएंगे? तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, बेरोजगारी तो नहीं बढ़ेगी। जी कह रही थी दिनेश जी, सीमा जी ने ये बात बोली है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ सरकार का ज्यादा फोकस है, तो ये भी और दूसरे जरिए हैं जिनके वजह से ये बेरोजगारी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, मैं मानता हूँ आपकी बात, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट जॉब भी कहाँ है? आप खुद देखिए उत्तराखंड के अंदर कौन सी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा काम है, इतने बड़े लोगों को इन्होंने निवेश करवाया है कि ताकि यहाँ पर बेरोजगार काम कर सके। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए दिनेश जी, आप अपनी बात जारी रखिए। अब तो ये है कि जिनको एडमिट करने के लिए भेजा गया है उस वक्त सदन को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए या कल तक के लिए इसको डाल देते, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे का ही सदन रहता है, उसके बाद ये कर के ऊपर डाल दे ताकि कि उसकी देखभाल अच्छे ढंग से की जाए, उसके ढंग से अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया जाए, ये एक होना चाहिए। बाकी रही काफी बात चल रही थी दोहरा जी के बयानों पर, दोहरा जी के बयानों पर सबसे बड़ी चीज इस वक्त यह है कि इम्प्लीमेंट के बाद बताएंगे कि रोजगार लगे या नहीं लगे। इम्प्लीमेंट तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो ये इम्प्लीमेंट दूर होगा कि हाँ भाई बेरोजगार दूर हो गए, महंगाई दूर हो गई, कानून व्यवस्था दूर हो गई, महंगाई दूर हो गई। आज की डेट के अंदर आपको जानकारी होगी कि रशिया ने हिंदुस्तान और एचपी को पेट्रोल देना बंद कर दिया, जिससे कि देहरादून के कई पेट्रोल पंप इस वक्त बिल्कुल बंद पड़े हैं और लोग बहुत परेशान घूम रहे हैं पेट्रोल के लिए। तो ये चीजें तो हैं। उसके अलावा जो लोकल लोगों के लिए परेशानी है, ये भी दोहरा जी को और भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। बेरोजगारी की बात करते हैं, सन 2014 के अंदर पीएम साहब ने ये कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ आदमियों को रोजगार देंगे। आज 8 साल हो गए, 18 करोड़ आदमियों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन 18,000 आदमियों को भी रोजगार नहीं दे पाया अभी तक। ऐसा होता है, कहने में करने में बड़ा फर्क पड़ता है।
इम्प्लीमेंट की जहाँ बात मैडम कर रही है वो इम्प्लीमेंट कब पूरा होगा? पिछले 5 साल से भी यही हम सुन रहे हैं कि इतने बेरोजगार हैं और इतने रोजगार को दिया जाएगा रोजगार, लेकिन क्या हुआ? वो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। और आज जो आप मैडम कह रही है कि जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता लगेगा। सरकार के पास इतने कोई साधन नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दी जाए। सबको सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, ये हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है और जनता भी जानती है। बाकी इन्होंने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए इन्होंने जो परिवार रखा बड़ा अच्छा परिवार है, लेकिन एक सीधी सी बात ये है मैडम पल्लवी जी, इनसे ये भी एक सोचना चाहिए भाजपा के दोरा मैडम ने अभी जो कहा, एक छोटा सा ऐसा प्लान बनाएं जिससे कि सैनिकों के जो विधवा बच्चे हैं, जिनके बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे बेचारे बिगड़ मार सकते हैं, उन लोगों के लिए छोटी सी कॉलोनी बनाए जिसके ऊपर सरकार उसकी देखरेख रखे। उन लोगों को उन जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि सरकार की देखरेख में उनका लालन पालन हो सके, पढ़ाई हो सके और उनको बेरोजगार के लिए एक दूसरे के घरों के चक्कर न काटना पड़े। ये सारी चीजें हैं, ये सरकार को सोचनी है, पब्लिक को नहीं सोचनी। विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष अगर बोलेगा नहीं तो यही सरकार बोलेगी कि विपक्ष तो मौन है, विपक्ष बोलता ही नहीं है। अगर बोलता है तो उनको दर्द होता है कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। अगर बोलेंगे तभी आपकी आँख खुलेगी। इसीलिए सरकार को ये भी चाहिए कि विपक्ष की बात को सुने, विपक्ष की बात को समझे, उसके ऊपर अमली जामा पहनाए, ना कि उनके विरोध में कुछ बोले। कहीं अभी थोड़ी देर में मैडम ये ना बोले कि आप पत्रकार हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता। मुझे इसका भी डर है क्योंकि मैडम 1-2 बार बोल चुकी है। इससे पल्लवी जी, हमारा मतलब यही कहना है कि जनता की भलाई हो, बेरोजगार दूर हो, महंगाई खत्म हो, पार्टी की जनता के सामने एक स्वस्थ और सुंदर उत्तराखंड निकल के आए, यही हमारी कामना है, यही जनता की अभिलाषा है। सीमा डोरा जी। जी, जैसा कि सैनिकों के बारे में अभी बोला तो ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि जो भी बॉर्डर्स वाले हैं एरियाज, इसमें जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनको जो है स्टैब्लिश किया जाएगा और वहाँ वो रोजगार भी लगाएं अपना और लोगों को भी जो है सुरक्षा प्रदान होगी। जैसा कि इन्होंने बोला तो अच्छा लगा इनकी बात को। मैं ये इनको क्यों कहूंगी कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। दूसरी, अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी होते ना तो भी मैंने हमेशा ये बात कही है कि विपक्ष का काम है क्वेश्चन करना और हमारा काम है आंसर देना। और विपक्ष अगर अच्छे प्रश्न उठाएगा और अच्छे विकल्प के साथ आएगा तो हम जरूर उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा होगा और उसमें अगर रोड़ा अटकाने की बात करेगी तो हम कतई साथ नहीं देंगे। रही आप रोजगार की बात, तो हम आपको पहले ही कह रहे हैं कि रोजगार के लिए हमने इतनी सारी, चाहे वो होम स्टे हो या प्रधानमंत्री विकास योजना हो या मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो या और सारी बहुत योजनाएं जो हमने बनाई है, उसके लिए ऋण के लिए बोला गया है। देखिए, आप आज ये बात नहीं कह सकते कि पहाड़ों में लोग नहीं है। जब 4 धाम के लिए इतना लोग जा सकता है तो कितना काम होगा। कहीं प्रसाद का हो जाए तो कहीं वाटर सर्विसिंग का हो जाए, कहीं कोल्ड ड्रिंक सर्विसिंग का हो जाए, कहीं खाने का हो जाए, कितना काम, कहीं के रिपेयरिंग का हो जाए, काम तो बहुत हो सकता है। लेकिन ये बात अगर ये भी रोजगार है। अगर आप ये देखो कि रोजगार वहाँ पे रजिस्टर्ड पता लगाओ एम्प्लॉयमेंट जाके कि कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और फिर वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट बैठे नहीं हुए घर में, वो कहीं बाहर बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो कोई प्राइवेट फॉर्म में काम कर रहे हैं, कोई ठेली लगा रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, पर वो सबके सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। आज बड़े बड़े अगर वो सब्जी के विक्रेता हो, थोक विक्रेता हो, फ्रूट के विक्रेता हो, वो भी मिलेनियम में है। तो यह कोई भी काम छोटा नहीं होता, काम काम होता है। और हमेशा हमको बच्चों को ये बोलना चाहिए कि बेटा, एक नौकरी तुम लोगे उससे अच्छा तुम 10 को नौकरी देने के बारे में सोचो। इतने सक्षम बनो, इतने पढ़े लिखो, जबकि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो SC ST का हो, जब हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि देखिए, भाजपा के ऊपर लोगों का विश्वास देखिए, आज 18 करोड़ सदस्य हमारे बन चुके हैं और हम अभी भी चुप नहीं है। हमको लगता है कि अभी 18 करोड़ से भी ज्यादा बनने हैं और बनते रहेंगे। राज्यसभा में पहली बार 100 से पार सांसद आए और 18 राज्यों में भाजपा की सरकार आई।
1300 से ज्यादा विधायक हमारे और 400 हमारे सांसद हैं। अब आप देखिए कि जब इतना हमारे साथ जनता का प्यार है तभी तो हम यहाँ तक पहुँच पाए, और प्यार भी है, साथ में विश्वास भी है। और हमारी ये नीति यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जब हम सबका विश्वास कहते हैं ना सर, तो ये विश्वास खाली जनता का नहीं, हम तो विपक्ष का विश्वास भी लेना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि आज भारत के राजनीति की नीति और रीति दोनों बदल रही है। तो वो पुराने ढर्रे वाली राजनीति ना चलाए कांग्रेस, जो चलाती आ रही है कि कुछ भी कर लो, भ्रष्टाचार कर लो, कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये मोदी जी की सरकार है, वो तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो जो खाने तो देंगे नहीं। तो इसलिए अगर आपको बुलाया जाएगा, आपके ऊपर रेड लगाई जाएगी, तो आपको कॉपरेशन तो करना पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आपको कोई दिखता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आपको फ्री आजादी है सर, यू आर वेलकम कि उसको बाहर जो है वो उसको सड़क पे खड़ा करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे नेताओं को छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी भारत के साथ जो है वो भ्रष्टाचार करेगा, भारत को नीचा गिराने की कोशिश करेगा, जनता को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा और जनता के अधिकारों का हनन करने की कोशिश करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और चाहे वो कोई और हो। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है सीमा जी, उत्तराखंड का बजट सत्र, उत्तराखंड के अपने मुद्दे, लेकिन उन सारे मुद्दों के बीच में ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का प्रदर्शन कहाँ से आ रहा है? इनके सपने में भी आते हैं जी राहुल गांधी। मतलब क्या हर वक्त सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है क्या? एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं हम, दूसरी तरफ मुद्दा चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो बीच में आने ही आने हैं। ऐसा क्यों? उत्तराखंड के अपने मुद्दे इतने हैं। मैं आपको मुद्दे गिना देती हूँ, अगर आपके पास मुद्दे नहीं हो तो उत्तराखंड के, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी का कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हमें फिर भी उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। नहीं, मैंने तो बहुत सारी चर्चा करी, मैंने तो आपको सारे मुद्दों आपके हर संबोधन में राहुल गांधी आ ही रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी राहुल गांधी आ ही रहे हैं। जब भ्रष्टाचार की बात आएगी तो भ्रष्टाचार की चरम सीमा की बात भी आएगी। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं होगा सर, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। मैडम मैं कुछ बोलूं? बताएं महेश जी। मैडम इन्होंने नाम गिनवा के भ्रष्टाचार, जब तक दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचारी रहता है तब तक तो भ्रष्टाचारी, और इनकी पार्टी में जाते ही वो दूध का धुला हो जाता है। चाहे शुभेंदु अधिकारी ले लो, चाहे कोई सा भी नेता ले लो, जब तक दूसरी पार्टी में होते हैं तब तक तो भ्रष्टाचारी है वो। जैसे ही भाजपा का उन्होंने चोला ओढ़ा तो वो सारे अच्छे बन जाते हैं। तो इनके पास तो इतनी बढ़िया मशीन है। रही बात इनके मुद्दों की, तो क्या मुद्दा? राहुल गांधी जी तो इनके शब्दों में आते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अकेले विपक्ष ऐसे रहता है जो इनकी निरंतर लगातार पोल खोलते रहते हैं, इनको आईना दिखाते रहते हैं, परंतु ये आईना देखकर आईने में पत्थर मारते हैं, अपनी शक्ल ठीक नहीं करना जानते। इन लोगों को भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है, जबकि अगर इनके अंदर भ्रष्टाचार का खत्म करने का मुद्दा होता तो शुभेंदु अधिकारी या कितने मैं नाम गिनवा दूंगा आपको, जिनको कि जब तक वो सत्ता में इनके विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी में थे या अन्य दलों में थे, तब तक तो वो भ्रष्टाचारी थे। जैसे इनके दल में आ गए उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया, वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। तो ये नीति है इनकी, दोगली नीति, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, पर ये खुद ही खा रहे हैं। इनसे पूछा जाए, जो 5 स्टार किस्म के जो ऑफिस बना दिए हैं, 70 साल से कांग्रेस ने सत्ता सेवा की है जनता की, आज तक जिलों में ऑफिस तक नहीं बना पाई है। ये 5 स्टार होटल के टाइप के तो ऑफिस बना रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये? दूध का पैसा ही तो है जनता का, जो इनडायरेक्ट वे से जिन बड़े बड़े व्यापारियों ने प्रायोजित ये सरकार की हुई है, उनके पैसे से ये ऑफिस बनने हैं और कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जिस दिन इनका सत्ता परिवर्तन होगा, इनके इतने भ्रष्टाचार के और इनके जिस तरह से ये हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो NIA है, चाहे CBI है, चाहे ED है, जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उनकी भी विशेषता पर प्रश्न लगाते हैं। कौन गारंटी दे रहा है कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो इन एजेंसियों का आप सदुपयोग करेंगे, या आपने कभी दुरुपयोग किया नहीं था?
में कि किसके यही कोर्ट हो किसके गए हैं, शासनकाल यही में जज हो सीबीआई गए के हैं। लिए कमेंट किया गया था कि पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई? ये तो हमें बोले बात नहीं करनी ना। पड़ेगी ना सर। जब इस बारे में बात करेंगे तो विस्तार से फिर इस मसले पर चर्चा होगी कि इन एजेंसियों का कौन सदुपयोग करता है और कौन दुरुपयोग करता है। जो रहता है वो अपने हिसाब से इन एजेंसियों को चलाता है। खैर, एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। महेश जी, आपका रुख करूंगी और अभी मुझे ये केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में बात नहीं करनी है, उत्तराखंड के मसले पर ही हम रह लेते हैं। अब सवाल यह है कि महंगाई और बेरोजगारी तो बड़े मुद्दे हैं ही, ये सिर्फ प्रदेश के नहीं, ये तो देशव्यापी मुद्दे हैं। उत्तराखंड के ऐसे और कौन से जो वहीं के मुद्दे हैं और उन पर काम करना भी जरूरी है? भू कानून उसमें हो गया, लोकपाल का मसला तो खैर अभी अटका हुआ है, उस पर तो काम होना दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम होना शुरू होना ही बाकी है, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लें, ज्यादा बेहतर होगा सर। अंदर में इतना बड़ा मुद्दा है कि वो 10 मुद्दों को जन्म देता है जी, पूरे प्रदेश से पलायन हो रहा है। कितने सीमावर्ती जिलों से घोस्ट विलेज बन चुके हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से भी खराब है। तो ये इतने मुद्दे हैं हमारे यहाँ। अब एक बार बताइए, कृषि के अंदर इन्होंने कि हम अभी बड़ा इनके माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे जी हमने एमएसपी कर दिया, हमने ये कर दिया। उत्तराखंड वालों के लिए क्या किया है? क्यों नहीं हमारे स्टेट की जो दालें हैं, हमारे जो तिलहन है, हमारे खाद्यान्न है, उनको प्रमोट कराया जाता है, या किस तरह से उनका एमएसपी या कुछ भी बढ़ाया जाता है? कुल मिलाकर इनके पास कहाँ से कोई नीति नहीं है। पेट्रोल डीजल की देश के अंदर जो इस टाइम मारामारी हो रही है वो आप देख ही रहे हैं। पेट्रोल पंपों के ऊपर पेट्रोल ही अवेलेबल नहीं है, तो कैसे चलेगा काम? आप क्राइम इतना बढ़ जा रहा है कि पुलिस के ऊपर गुंडे अटैक कर रहे हैं। क्या गुंडे अटैक कर रहे हैं? बेरोजगार फिर रहे हैं, वो छीना जब्ती करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और ये कहते हैं कि जी बहुत प्रशासन बहुत बढ़िया है, सारा कुछ है। हरिद्वार में ही एक पुलिस वाले की आंख फोड़ दी। तो इतना तो क्राइम बढ़ रहा है इनके यहाँ, इनके राज्य में, और ये बैठ के यहाँ पे भाषण दे देते हैं, बड़े बड़े भाषण दे देते हैं। एक तरफ कहते हैं जी रोजगार प्राइवेट उसमें कर लो, स्वयं रोजगार वो कर लो। आप फिर ये बताइए ना, चुनाव से पहले बोलना चाहिए ना कि हम रोजगार नहीं देंगे, अपनी दुकान खोल लेना, अपना व्यापार चला लेना। उस टाइम तो 2-2 करोड़ रोजगार के लुभावने वादे करते हैं। इनकी करनी और करनी में अंतर है। ये सत्ता में आने से पहले कुछ बोलते हैं और जब सत्ता में नहीं होते तो कुछ बोलते हैं। कुल मिलाकर जनता इनका भेद समझ चुकी है धीरे धीरे, और इनको जल्दी ही देखते रहना आप। जिस दिन इनका ये हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड फेल हो गया, उस दिन के बाद ये सत्ता में क्या इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, देखते रहिएगा आप। चलिए दिनेश जी, गैरसैंण का मुद्दा अभी भी गर्म है सर? गैर का मुद्दा तो हल हो ही नहीं सकता कभी भी। बाकी बात रही कि अभी डोरा मैडम ने ये बोला, भाजपा प्रवक्ता ने, कि जो ठेली चलाता है वो भी रोजगार में आता है, हाँ। जो अखबार बेचता है वो भी एक रोजगार में आता है, जो चाय बेचता है वो भी एक रोजगार में आता है। तो मैडम जी जो बोलते आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वो पकोड़े बेचने वाली बात, वो भी एक रोजगार में आता था, लेकिन उसको एक बड़ा मुद्दा बना। उसका क्या हुआ? जो मैडम एक जोरा जी एक बात समझिए, कोरोना के टाइम, अगर आपको याद होगा, कोरोना के टाइम ऐसे ऐसे आदमियों ने जो ग्रेजुएट थे उन्होंने अपने घर के बाहर नीचे चद्दर बिछाकर सब्जी बेची है। क्या ये रोजगार था? इसे आप रोजगार में रखेंगी? जो आदमी एमबीए कर चुका है वो अपने घर में बाहर ठेली लगा के चाय बेच रहा है आसपास के लोगों के लिए। पुलिस उसे भी तंग कर रही है। क्यों तंग कर रही है? क्यों जी आप ये क्यों कर रहे हैं? मेरे सामने की बात है, सत्ताधारा रोड के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखी है हरकतें। ये रोजगार में नहीं आती मैडम। रोजगार में वो आती है जिसमें सरकार सपोर्ट करता है। सरकार जिसको आगे बढ़ने के लिए कुछ अनुदान देता है वो रोजगार में आता है। आपको याद होगा सत्ताधारा रोड के ऊपर सरकार के द्वारा नाराबाजी के ऊपर स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी के लोन भी बांटे जा रहे हैं सर। मैं तो कोई लोन किसको बांटे जा रहे हैं मैडम? फर्जी कभी चेक कीजिए। वो लोन भी इन्हीं के नेताओं के द्वारा भेजे जाते हैं। इनको लोन दे दीजिए, ग्राम प्रधानों के द्वारा भेजे जाते हैं, इनको लोन दे दीजिए, क्योंकि मेरे भी बैंकों में अकाउंट है। ऐसी बात मैं देखता हूँ, मैनेजरों से बात करता हूँ,
मैनेजर बताते हैं भाई क्या करे, एक नेता की बात है, क्या करे, ऐसे करे। अभी आपको 10 दिन पुरानी बात बताता हूँ। एक सोसाइटी के अंदर एक सभ्य आदमी की गाड़ी खड़ी थी, भाजपा का एक नेता, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसके बेटे ने गाड़ी मारी, उसका टायर फाड़ दिया। सोसाइटी का अध्यक्ष कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भाजपा के नेता के बेटे की बात है। तो ऐसी बातें जब सामने सुनने को आती है तो आप भी क्या सोचे। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। बात में एक और बात जुड़वा रहा हूँ, सॉरी बीच में बोलने के लिए। माननीय मदन कौशिक जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि, अभी मुकदमा दर्ज हो गया है, नौकरी दिलवा रहे थे पैसे लेके, ये भी जोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ भाजपा को, मैडम जोरा के थ्रू भाजपा सरकार को चाहिए कि बेरोजगार की एक कैटेगरी बनाई जाए। ये सब्जी बेचने वाला बेरोजगार नहीं है, ये सब्जी बेचना मजबूर है, इसको मजबूरी है, अपने बच्चों को पालना है, इसलिए वो सब्जी बेच रहा है। कोरोना टाइम के अंदर इन्होंने खुद देखा होगा, वो चीजें सामने मैं आज इसलिए उजागर कर रहा हूँ कि मैडम ने ठेली बेचने वाले को रोजगार, सब्जी बेचने वाले का रोजगार का बता दिया, चाय बेचने वाले को रोजगार बता दिया, जैसे इनके मोदी जी ने पकौड़े बेचने वाले को रोजगार दे दिया। ये सारी बातें जो है ये बोलने में बड़ी अच्छी लगती है मैडम, प्रैक्टिकली बड़ी बुरी लगती है। भगवान ना करे आपकी फैमिली के अंदर आपका कोई बच्चा पढ़ लिख कर बेरोजगार हो, उसे नौकरी ना मिल रही हो, क्या उसे आप पकौड़े की ठेली खुलवा देंगी? क्या उसे सब्जी की दुकान खुलवा देंगी? बुरा मत बोलना डोरा मैडम, मैं बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ और अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। इस वक्त तो मैं ऑन बैठ पर हूँ, नहीं तो जब मैं आपके सामने आता बैठ के दिखाता तो बगैर मैं फोटो दिखाता, ये आदमी MBA करने के बावजूद सब्जी बेच रहा है, इसका बेटा जो है वो चाय बेच रहा है सब्जी की दुकान के साथ। इसे बेरोजगारी दूर करना नहीं कहते मैडम, इसे उस आदमी की मजबूरी कहते हैं, उसे उस आदमी को अपनी फैमिली पालनी होती है क्योंकि वो उसका तत्व है। इसलिए मैडम समाज के साथ साथ मैं कहता हूँ कि आप बेरोजगार की परिभाषा बनाइए कि बेरोजगार कौन है, किसको हम थोड़ा पैसा देकर काम करा सकती हैं, किसको हम ज्यादा पैसा देकर इंडस्ट्री खुलवा सकती है, ये चीज देखना चाहिए। SSI इंडस्ट्री जो खुली थी उसका काम यही था, आज SSI इंडस्ट्री को वो देखता नहीं है। खादी ग्राम उद्योग की तो किसी की नजर नहीं जाती, किसी बजट के अंदर उसका नाम नहीं होता। बेरोजगार के जो छोटे छोटे सेक्टर, इनको दूर करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। आप सब्जी बेचने वाले को, चाय बेचने वाले को या अखबार बेचने वाले को रोजगार मत दीजिए, ये उसकी मजबूरी है, इसे समझिए और अपने आत्माओं को बोलिए। ठीक है, सीमा डोरा जी। जी, आप कोरोना की बात करते हो, किस तरह कोरोना में लोगों ने लगा के सब्जियां बेची। मैं उन सैल्यूट करती हूँ लड़कों को, और वो बच्चों को बहुत मिले मुझसे, उन्होंने वीडियो तक भेजी मुझे। उन्होंने कमाने के लिए नहीं करा था, उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए किया था। वेल क्वालिफाइड बच्चे थे जिन्होंने सब्जियां बेची, मेरे घर के पास थी, और वो लोगों को सिर्फ मदद कर रहे थे। हजारों लोगों ने खाना बना बना के भेजा। उसको आप ये मत कहिए कि उन्होंने मजबूरी भी किया था, उन्होंने वो मदद के तौर पे किया था। अब आप बात आते कोरोना के ऊपर। कोरोना में कितने लोग थे जिन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा, जो दिल्ली से थे, बैंगलोर से थे, जिन्होंने उत्तराखंड में जहाँ उनके पेरेंट्स रहते थे वहां पर उन्होंने रोजगार शुरू करा, और अपने साथ फ्रेंड्स को भी मिला के कहीं रिजॉर्ट खोले, कहीं रेस्टोरेंट खोली, कहीं कुछ करा। आप एक चाय की बात मत करिए, एक वेल सेटल्ड रेस्टोरेंट, अगर आपको उसमें जरूरत है लोन की, तो वही तो सरकार स्वरोजगार योजना कह रही है, तो सरकार दे तो रही है उसके लिए लोन। अगर वो पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसको पता है कि पेपर वर्क कैसे किया जाता है और वो कर लेगा। और रही दूसरी बात की, आप कहते हो कि नेता के बेटे को मिलता है, नेता लोगों को सिर्फ मिलता है, तो भैया आप लोग जो अपोजिशन में बैठे हो, मैं सर आपको नहीं कह रही हूँ, अपोजिशन को कह रही हूँ, आप लोग जो बैठे हो तो आप किस लिए बैठे हो? अगर किसी को नहीं लोन दे रहा और ये कह रहे कि भाजपा के नेता को खाली लोन देंगे, तो लड़ पड़ो वहां जाके। आप नेता तो हो ही ना, विपक्ष में हो तो आपका काम ही है ये समाज सेवा। राजनीति का दूसरा नाम समाज सेवा ही है, तो आप क्यों नहीं करते उस समय जाके? और अगर आप कह रहे हो ना सर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप मेरी पूरी बात सुनिए। समय की भी कमी है सीमा जी, जल्दी आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सर, दुश्मनी की और जलन की और नफरत की राजनीति ना करके, हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर वो स्वयं अपने आप में एक धर्म है, तो क्यों ना सब मिलजुल के रहें, राष्ट्रवाद को सबसे बड़ा धर्म बना के
हम अपने और कम देश से कम को जो प्रदेश इतना के मुद्दे strong हैं करें। उन पर कम से कम हम साथ आ जाएं, ये बहुत ज्यादा बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, और आप अगर तीनों ही कहीं ना मेहमानों का कहीं- शुक्रिया। माफी चाहूंगी सीमा जी, आपकी बात मैं अभी पूरी नहीं सुन पाऊंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।